नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्लास 12th मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी जिसके अंदर एक्सरसाइज 5 की बात कर रहे थे हम। इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, जिसकी पिछली कुछ क्लासेज के अंदर हमने बात की थी इनवर्स मैट्रिक्स की, कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की थी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेट, सारणी के अनुप्रयोग, सारणी की सहायता से विभिन्न चीज़ें कैसे निकाली जाती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, दो बिंदुओं से गुजरने वाली समीकरण हो गई रेखा की। तो आज की क्लास में हम बेसिकली एक बहुत ही अच्छे और शानदार कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन 5 या 6 नंबर में हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे बेसिकली लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे? लीनियर इक्वेशन की, रैखिक समीकरण की बात करेंगे। और हम बात करेंगे आव्यूह सिद्धांत से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। आव्यूह सिद्धांत, मैट्रिक्स प्रिंसिपल, किसकी चर्चा करेंगे? मैट्रिक्स प्रिंसिपल। आव्यूह सिद्धांत क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है, इनके बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, 10th क्लास की टॉपिक है ये बेसिकली। लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्घात समीकरण। रैखिक का मतलब होता है ऐसी समीकरण, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और सुनेंगे समझेंगे। रैखिक समीकरण की बात हो रही है, हमारे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। एक ऐसी समीकरण जिसमें उपस्थित चरों की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाती है। उपस्थित चरों की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात कहलाती है, अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात कहलाती है। तो बेसिक कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे? रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे x + y = 5, चर कितने हैं इसमें? 2, x और y। x की भी घात 1, y की भी घात 1। तो ये बेसिकली कौन सी हो गई? रैखिक समीकरण। यदि y की घात यहाँ पे 2 लिख दूँ तो अधिकतम घात 2 हो गई, तो ये कौन सी समीकरण हो गई? द्विघात समीकरण हो गई। तो हम बेसिकली किसकी बात करेंगे? लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, रैखिक समीकरण की बात करेंगे। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मूल रूप क्या होता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करें लीनियर इक्वेशन की तो देखो, a1x + b1y + c1z बराबर, इसको कुछ नाम दे दिया d1। ये a1 b1 c1 क्या है? हम 3 चरों की क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे? चर 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन। 3 चरों की बात क्यों कर रहे हैं? 2 की भी बात कर सकते हैं। दूसरी समीकरण, यदि इधर 3 की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन भी कितनी होगी? 3 होगी। a2x + b2y + c2z बराबर d2, a3x + b3y + c3z बराबर d3। 3 इक्वेशन है हमारे पास, तीनों ही कैसी है? रैखिक समीकरण है। कैसे पता चला? इनमें देखो चर कौन कौन से हैं, x, y और z, जिनकी घातें कितनी है? 1 है। तो सभी की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, रैखिक समीकरण कहलाएगी। 3 की बात क्योंकि इसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे। तो देखिए, आपको इस प्रकार कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी जिसमें a, b और c, d, a b c d, a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 और d3, इनकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग इक्वेशन बनती जाएगी। तो बेसिकली आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप आव्यूह सिद्धांत से उसका इन्वर्स कैसे निकालते हो, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखो, इसको ये कहाँ से आया एक्चुअल के अंदर? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं x y z बराबर d1 d2 d3, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स के अंदर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी, बेसिक इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन,
उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स में, हमने अवयव के अंदर उसको चेंज कर दिया। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, जब हम अवयव का गुणा करते हैं, यदि आपको अवयव का गुणा करना आता है तो आप समझ पाओगे अच्छे से। दो मैट्रिक्स दी हुई है, इनको गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होने वाला है। क्लियर है? देखिए मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ बीच में चिन्ह प्लस का, a1 गुणा x, a1 x बीच में चिन्ह प्लस b1 y प्लस c1 z, हुआ कि नहीं हुआ? a2 x b2 y c2 z प्लस a3 x b3 y c3 z बीच में प्लस। और जब बराबर है d1 d2 d3, इसको बराबर रखोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएगी, बराबर रखोगे तो इस प्रकार की इक्वेशन आएगी। तो बेसिकली इन इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। तभी तो बोला गया कि अवयव सिद्धांत से किसी रैखिक समीकरण निकाय, इसको क्या बोला जाता है, जब रैखिक समीकरण एक से ज्यादा हो तो इसको क्या बोला जाता है, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म तो दो के लिए बोला जाता है और दो से ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है, निकाय बोला जाता है। किसका? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण निकाय का हल हम किससे कर रहे हैं, अवयव सिद्धांत से। किससे हल कर रहे हैं, अवयव सिद्धांत, मैट्रिक्स प्रिंसिपल के माध्यम से इसका हल हम करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। तो देखो हमने सबसे पहला काम क्या किया, जो इक्वेशन दी हुई थी उनको हमने किस में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। तो ये क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, तो हमने इसको क्या मान लिया, ए, बेसिक मैट्रिक्स ए है। एक्स वाई जेड चर है तो इसको हमने एक चर का रूप दे दिया x बराबर, ये d है तो इसको b d कुछ भी मान सकते हो, ax बराबर d भी मान सकते हो आप इसको। आई बात समझ में? हमें क्या करना है, इस रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को हल करने का मतलब होता है उसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात करना है। इसमें कौन कौन से चर है, x y और z, यानी कि जब हम x y z का मान निकाल लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस रैखिक समीकरण निकाय को हल कर लिया है। x y z कहाँ पे है, इस मैट्रिक्स में, यानी कि इस x में, यानी कि हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। आई बात समझ में? तो यहां से देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास क्या आया, ax बराबर d, x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स d। कैसे हुआ भैया, ये a गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, d बटा a की घात कितनी है, एक, ऊपर ले जाना चाहते हैं तो a की घात कितनी हो जाएगी, -1, तो ये हो गया a इनवर्स। इसको d गुणा a इनवर्स नहीं करना है कभी, a इनवर्स पहले आएगा और d बाद में आएगा, गुणा करने पे वैल्यू चेंज हो जाती है। इस चीज़ का आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे। तो यहाँ से ये हो गया हल हमारा, x बराबर क्या आया, a इनवर्स b या d, जो भी आप मानते हो। अब इसके अंदर देखो जो a है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दी हुई होगी आपको, उसका इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालना हमने बताया पहले भी, उसका इनवर्स आप निकालो और उस इनवर्स को रख दो और d को रख दो, दोनों को गुणा कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे 3 चर क्यों लिए, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। जब 2 चर होंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, ये गायब भी हो गया, तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, 2x2 की। तो यही डिफरेंस है, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। 3x3 का कर लिया मतलब सब क्वेश्चन हो गए। अब इसमें इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अच्छा सा। देखिए अवयव सिद्धांत के प्रयोग से हमें एक क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। बाय द मैट्रिक्स प्रिंसिपल किसी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, देखो समझ में नहीं आता, एक बार वापस रिवाइज करके भी आप इसको देख सकते हो। अब देखो 3 इक्वेशन दी हुई है, हमें क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस। x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y
-5z इज इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, एक इक्वेशन करेंगे, बाकी सब आपको करना है। हमारे पास एक रैखिक समीकरण निकाय है। निकाय यानी जब दो से अधिक इक्वेशन दी हुई हो तो वो क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। अभी हमने जस्ट पहले जो कंसेप्ट बताया था उसमें हमने क्या चर्चा की थी? इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आएंगे, इनको आयु के रूप में बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ेंगे? देखिए आप इसको, इनके एक्स वाई जेड के गुणांकों को अलग कर लीजिए, एक्स वाई जेड को अलग कर लीजिए, ये तो पहले से ही अलग है। यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन में ये इधर है तो पहला इसको इधर लेके आओ, जो अचर संख्या है उसको। देखो एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक -1, जो बेसिक फंडामेंटल थी हमारी इक्वेशन, उसमें कहीं पे भी माइनस नहीं था, तो हमेशा हमें प्लस एज्यूम करना है। यदि माइनस है तो उस माइनस को बाहर साथ लेके आओ। -1, फिर 2, 3, 4, -5, 2, -1, 3, ये मैट्रिक्स बन गई। और एक मैट्रिक्स बन गई एक्स वाई जेड और बराबर में 7, -5, 12। आप इनको यदि गुणा करते हो तो वापिस यही प्राप्त होगी, x - y 2z। आई बात समझ में? तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गई हमारे पास। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ax बराबर b, इसको a मान लिया, ये तो x है ही, बराबर इसको क्या मान लिया? b मान लिया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x बराबर a इनवर्स b, ये फॉर्मूला होगा हमारा। यानी कि जो ये a है इसका क्या ज्ञात करना है? इनवर्स निकालना है। और इनवर्स हम पहले निकाल ही चुके, तो देखो इसका इनवर्स निकालते हैं। a बराबर क्या है? देखो 1, -1, 2, 3, 4, -5, 2, -1, 3। इनवर्स कैसे निकालते हैं? अलग से वीडियो बनाई हुई है पहले, फिर भी देखो छोटा मोटा बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो इसकी सारणी का मान निकालते हैं, क्योंकि इनवर्स का सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ऑफ ए। यदि सारणी के 0 हो गया तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, फालतू मेहनत कर लेंगे। तो इसको देखो पहले इसका मान निकालते हैं। सारणिक ए का मान क्या होगा? सारणिक ए बराबर, इसको सारणिक बना दो, 1, -1, 2, 3, 4, -5, 2, -1, 3। सारणी का मान कैसे निकालते हैं पता है आपको? प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे, 1 आएगा, 1 लिया तो हमने ये गायब हो गया, ये उप सारणिक बचा। 4, 3 जा 12 है, माइनस होता है सूत्र का, -5 गुणा -1, माइनस प्लस 5, फिर चिन्ह आता है माइनस का, और ये -1 है तो 2 माइनस हो गए तो क्या हो गया? प्लस। फिर ये दोनों गायब हो गए, 3, 3 जा 9, -5, 2 जा 10, माइनस का माइनस माइनस +2, ये दोनों गायब हो गए, ये बचा -3, -8, -3, -8। कैलकुलेशन करनी है सारणी के, हर वीडियो में बेसिक से थोड़ी बता सकते हैं वापस। जिसके समझ में नहीं आ रहा वो पेज जाके देखो, छोटा मोटा तो बता ही रहे हैं। 1, 12 -5, 7 +1, 19 +2, माइनस प्लस 8 और 3 11, किसके? माइनस के। इनको देखो सरल करो, सारणी के क्या आ गया? 7 + 19 -22। डिटर्मिनेट ऑफ पे क्या आ गया? 7 प्लस माइनस मतलब घटेगा, 22 में से 19 घटा दिया हमने, 3 बचेगा किसका? माइनस का, बराबर 4। डिटर्मिनेट ऑफ ए का मान क्या आया? 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इनवर्स उपस्थित है। तो सबसे पहले ये ज्ञात करना है ताकि हमें ये पता तो हो जाए एटलीस्ट कि इनवर्स है या नहीं, फालतू की मेहनत तो नहीं कर रहे। क्लियर है? अब इसका इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? इसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव के
सहखंडों से निर्मित अवयव का ट्रांसपोर्ट अवयव क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि हमें क्या निकालना है? इनमें प्रत्येक अवयव के एफ का मान ज्ञात करना है। जैसे देखो F11 क्या होगा? F11 बराबर सूत्र क्या होता है? वापस बता देता हूं मैं एक बार। Fij का मान क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। ये होता है सहखंड का सूत्र। F को क्या बोलते हैं? सहखंड। M को क्या बोलते हैं? उपसारणिक। I और J क्या हो गया यहाँ पे? 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। तो आपको एक एक मान निकाल के बताना है इसको। मैं सीधा सा बता देता हूँ आपको क्या होंगे इसके वैल्यू। F11 का मान देखो क्या होगा? 11 यानी 1 और 1 प्लस इसका उपसारण क्या होगा? ये दोनों हट गए। 12 प्लस 12 माइनस 5 7। कितना आएगा इसका उपसारण? 7 आएगा। यानी कि F11 का मान आएगा 7। F12 का मान F12 2 और 1 3 यानी माइनस होगा, -19। आप निकाल सकते हो इसको। कैसे? Ij तो ये दिया हुआ ही है। पहला 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 जो सूत्र बताया था उसमें रखते जाओ। -1 की पावर i प्लस जे गुणा MIJ। M क्या होता है? जैसे इसके लिए M क्या होगा? इसको और इसको हटा दो, ये क्या बच गया? इसका M। इसके लिए क्या होगा? इसको और इसको हटा दो, ये क्या बच गया? M। इसके लिए क्या होगा? ये बच गया M। इसी प्रकार प्रत्येक अवयव के लिए आप उसके सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को हटा दो, जो 4 बचे वो क्या बचेगा? उपसारणिक। और उसका मान रख दो। उपसारणिक सरल कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस लगा दो। समझ में जिसके भी नहीं आया है वो पीछे की क्लास में जाओ, विस्तार से एक एक चीज बताई गई है, वहां से आप इसको समझ सकते हो। तो F11 का मान 7, F12 का मान -19। मैं फटाफट से लिख देता हूँ, आपको तरीका तो बता दिया गया कैसे करना है। तो एक्चुअल में इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी वही लिख देता हूँ मैं सीधा। इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी सहखंड अवयव 7 -19 -11 1 -1 -3 11 7। ये मैं इसलिए करके नहीं बता रहा हूँ कि आपको बता तो दिया करना कैसे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, छोटा सा वीडियो बने, इसलिए आपको सीधा। ऐसा तो है नहीं कि बताया नहीं गया है, पीछे बहुत ही विस्तार से एक एक चीज़ को अच्छे से करके बताया। ये क्या प्राप्त हुआ हमें? सहखंड अवयव। सहखंड अवयव, सहखंडज। एडजॉइंट कब होगा? एडजॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोर्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। यानी कि 7 -19 -11 1 -1 -3 11 7। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर भाग लगाना है कि इसका सारणी का मान कहाँ आया था? अभी आया था 4, यानी कि 4 का भाग लगाना है। ए इनवर्स बराबर 4 का भाग लगाना है इसके अंदर। 7 -19 -11 1 -1 -3 11 7। ये क्या आ गया? हमारा इनवर्स आ गया। क्लियर है? अब वापिस यहाँ पे आओ। x बराबर ए इनवर्स गुणा बी। ए इनवर्स को किससे गुणा करो? बी से गुणा करो। तो देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं? x का मान। x बराबर ए इनवर्स 1/4 7 -19 -11 1 -1 -3 11 7। इसको b से गुणा करना है। b का मान क्या है? 7 -5 और 12। दो मैट्रिक्स को गुणा करना है, गुणा करना तो आता ही होगा। देखो कैसे? x बराबर 1/4 को बाहर रहने दो, बाद में भाग लगा देंगे इसका। प्रथम पंक्ति को गुणा करना है प्रथम स्तंभ से। 7 को 7 से 49 बीच में प्लस 1 को -5 से -5, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। -5 -3 गुणा -12 माइनस के 36। तो ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ -19 गुणा 7 -19 इंटू 7 -133। फिर -1 को -5 से +5
11 को 12 से प्लस 132 मल्टीप्लाई कर लेना आप। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 11 इंटू 7 माइनस 77, -1 को -5 से +5, 7 को 12 से प्लस 84 प्लस 84। देखिए सही है क्या वैल्यू है। हाँ तो इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ वापस। देखिए आप इस क्वेश्चन को वापस से, इसके अंदर हमने एक बहुत ही मेजर चीज़ यहाँ पे मिस की है बोर्ड पे, आप उसको भूल मत जाना। ये जो प्राप्त हुआ है ये मैंने तो यहाँ से दे के लिख दिया सीधा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना है अलग से, फिर उससे मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर है ना बात? कैसे निकालना है मैंने बताया है, आप रिमाइंड कीजिए इसको। और यहाँ पे भी समझ में नहीं आए तो पीछे जब क्लास डेडिकेटेड क्लास थी इसकी पूरी, जब एक वीडियो के अंदर पूरा सहखंड जी बताया गया है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो आप वो एक मेजर पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट है, वो मिस हो गया इसके अंदर। क्लियर है ना? तो वो भी इसके अंदर करना है, क्योंकि ये 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इतने में काम नहीं चलने वाला। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ सबसे पहले इक्वेशन थी, मैट्रिक्स बनाई, ए इनवर्स बी, ए की सारणिक निकाली, 0 के बराबर नहीं है यानी कि इनवर्स होगा। फिर सहखंडों से निर्मित अवयव बनाया, उसका ट्रांसपोर्ट किया तो एडजॉइंट आया, एडजॉइंट में सारणी का भाग दिया तो इनवर्स आ गया। फिर जो यहाँ पे सिचुएशन थी यहाँ पे पुट कर दिया, ए इनवर्स को बी से गुणा कर दिया, अब हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए x बराबर 1/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस वाले आपस में, 41 यानी कि 8 बचेगा। यहाँ पे देखो माइनस का 1 और 4, 77 है, माइनस के प्लस के 84 है, 12, 8 4 12, 4 का भाग लगा दो सभी में। x बराबर 8/4, 4/4, 12/4। तो x क्या है बेसिकली? यही तो है x y z। तो x y z बराबर 2 1 3, x का मान 2, y का मान 1, z का मान 3। ये हो गई सिंपल। तो जब समीकरण को सॉल्यूशन करते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो उसमें उपस्थित चर है उन्हीं का मान निकालना होता है। यहाँ पे आगे x y और z का मान 2 1 और 3। तो इस प्रकार आव्यूह सिद्धांत के माध्यम से किसी रैखिक समीकरण निकाय का हल किया जा सकता है। वापिस देखिए इसको समझिए। ये जो पार्ट था वो सहखंड वाला, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। छोटा मोटा यहाँ पे बताया मैंने, ये नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास में जाओ जहाँ पे सहखंड बताया गया है, वहाँ जाके देखिए, समझिए और अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी क्वेश्चन है ऐसे, उन सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार का 101% एग्जाम में 5 या 6 नंबर का आता ही है और आएगा भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात करेंगे कल।